नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आपको ना केवल 12th मैथ्स एमपी बोर्ड के 2023 के पेपर के ऑब्जेक्टिव के आंसर बताया जा रहा है, अपितु ये बताया जा रहा है कि उसका आंसर क्यों है विद सॉल्यूशन। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं होगा। आगे CUET का एग्जाम आ रहा है, तो भाई कंसेप्ट तो मानने पड़ेंगे ना। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे कि सर केवल आंसर नहीं बताना है, विद सॉल्यूशन बताना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का जो मैथ्स का पेपर है 2023 का, उसके ऑब्जेक्टिव के आंसर देखेंगे। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है कि fx बराबर 5x आपका कोई फलन है जिसका डोमेन आपका r है, मतलब रियल नंबर, और रेंज भी आपकी कोडोमेन भी आपका r है। ठीक है, पूछा गया है कि ये कैसा फलन है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई फलन एक ही कब कहलाता है। अगर एक x की वैल्यू रखने पे y की एक ही वैल्यू आएगी या fx की एक ही वैल्यू आएगी तो वो एक ही फलन कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे मान लीजिए ये r है और ये भी r, कोई बात संख्या इसमें आ सकती है। अब अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो fx बराबर 5x, तो x का मान 1 रखने पे 5 एकम 5 आ जाएगा। 2 रखेंगे 2 पंचे 10 आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 5 15। तो ये तो दिख रहा है कि ये एक ही है, मतलब हर एक x की मान का दूसरे के लिए एक ही वैल्यू है, fx का एक ही वैल्यू है। अब अगर हम बात करें आच्छादक की, तो आच्छादक क्या होता है कि इसमें ऐसा कोई अवयव ना हो जो इससे मिले ना, मतलब कोई छूट ना जाए। जैसे आप सोचेंगे सर 1 तो छूट गया या 2 तो छूट गया, नहीं, 1 का अगर हम वापस जाएंगे तो 1 का 1/5 यहां रहेगा, है ना। जैसे अगर अपन 12 का नहीं तो 12 का 12/5 यहां रहेगा, क्योंकि ये वास्तविक संख्या और समुच्चय है इसलिए इसमें सब कुछ रहेगा, तो कोई भी यहां पे अधूरा नहीं छूटेगा। तो मतलब ये फलन एक ही भी है और ये फलन आच्छादक भी है। अगर बच्चों ने पढ़ाई सही करी, कन्नड़ अच्छे, तो उनको पता ही होना चाहिए कि रैखिक फलन है और r से r डोमेन रेंज है तो एक ही और आच्छादक दोनों होता है। ये कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल है tan इनवर्स करनी 3 और sec इनवर्स -2 का हमें मान निकालना है। देखिए दोस्तों, tan इनवर्स करनी 3 माइनस sec इनवर्स -2। सबसे पहले अगर आपको इस सवाल को करना है तो आपको यह पता होना चाहिए कि sec इनवर्स -x माने होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। तो यहां पर इसको हम लिख लेंगे पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब अगली स्टेप पे फोकस कीजिए। ये जो √3 है, ये पूछ रहा है कि बताओ भाई tan का मान √3 कब होता है। हम सभी को पता है tan का मान जो √3 होता है वो होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/3। अब बच्चों यहां आ जाते हैं, sec का मान 2 कब होता है। या तो आपको डायरेक्ट याद नहीं हो तो उल्टा कर दो, 1/2। cos का मान 1/2 होता है 60 डिग्री में, मतलब वही π/3 में। तो ये sec का मान 2 भी π/3 में होगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को हम खोल देंगे, π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस π/3, π/3 प्लस π/3 आपका हो जाएगा 2π/3 और माइनस आपका पाई रहेगा। एलसीएम ले लेंगे बच्चों, 3 का पाई में गुणा होगा 3 पाई आ जाएगा, 2π माइनस 3π/3, 2π माइनस 3π, पाई माइनस π/3। तो इसका सही जवाब आ जाएगा -π/3। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक यहां पर आपको आव्यूह दिया है और a + a' बराबर i है, तो हमें a का मान पूछना। देखिए ऑब्जेक्टिव है, शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। देखिए a अगर ये है तो a' क्या बनेगा अपना। a' कैसे निकालते, इस रो को अपन कॉलम बना देते हैं, cos अल्फा माइनस sin अल्फा। अगली रो है sin अल्फा cos अल्फा, इसको भी कॉलम बना देते हैं sin अल्फा cos अल्फा। मतलब जो चीज आड़े में है उसको खड़े में लिख देते हैं, a' बन गया। अब बच्चों में a + a' निकालना है और वो जो है आपका वो i है। i माने इकाई आव्यूह जो कि होता है 1001। अब मेरी बात को ध्यान से समझेंगे, हम लोग a + a' को पूरा नहीं लिखेंगे, कोई सेंस नहीं बनता, समझना आप। जैसे हम cos अल्फा और cos अल्फा को जोड़ें तो आएगा 2 cos अल्फा, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा को जोड़ें तो 0 आएगा, आने चाहिए तभी तुलना हो पाएगी। इसी प्रकार से sin अल्फा और माइनस sin अल्फा को जोड़ें तो भी 0 आएगा। cos अल्फा को जोड़े तो भी क्या आएगा 2 cos अल्फा। तो मैंने तो पूरा करके दिखा दिया, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आ तो हम एक अवयव से ही तुलना कर सकते हैं। तो यहां से 2 cos अल्फा का मान जो है वो 1 आ गया, तो 2 cos अल्फा का मान 1 आ गया।
तो cos अल्फा बराबर 1/2, और अभी पिछले ही सवाल में आपसे पूछा था cos का मान 1/2 कब होता है, 60 डिग्री में होता है 1/2, मतलब π/3। तो इसका सही जवाब आ जाएगा π/3। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। लिखा है एक 2/2 कोटि का वर्ग आप व्यू है a और 5a का मतलब डिटरमिनेंट या सारणिक का मान पूछा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह पता होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है कि जैसे आपको k इंटू a का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है तो वो होता है k टू द पावर n-1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट मतलब सारणिक a, जहां पे n क्या है, n कोटि है, n क्या है, कोटि। तो इन लोगों ने k की जगह क्या है 5 लिया हुआ है, तो 5a हो गया, k की पावर 2-1 क्योंकि ये 2/2 कोटि का है, तो सारणिक a। तो हम यहां देख रहे हैं कि सॉरी यहां पे मैंने k का मान रखना भूल गया, मैं एक सेकंड में k का मान रख देता हूं। तो यहां पे k का मान जो है वो आपका 5 है, तो 5 की घात 2 माइनस मतलब 5 की घात 1 मतलब सिंपली 5 ही आ जाएगा। तो ये जो आपका हो गया 5a बराबर 5 इंटू सारणिक a, तो सही जवाब हो गया इसका a। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि पी ए दिया है, पी बी दिया है, वो पी ए अपॉन बी पूछा है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता है कि कोई भी बटे का सूत्र हो, ऊपर तो सर्वनिष्ठ ही आना है, ए सर्वनिष्ठ बी। अब आ जाते हैं पर नीचे, नीचे आएगा जो नीचे लिखा वो पी बी। अब देखो किस चीज की वैल्यू हमें दी हुई है, यहां पे हमें पी बी की वैल्यू दी है 0। कई लोग कहेंगे सर इस वाले की तो दी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब जब डिवाइड में 0 हो गया तो वो अपरिभाषित हो गया, अनंत हो गया, तो इसका आ जाएगा परिभाषित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहां पर एक सारणिक हमें दिया है, x है, 2 है, 18 है, x है और बराबर में 0। इस समीकरण को हल करने के x का मान निकालना है। x इंटू एक्स हो जाएगा आपका x², 18 दूनी हो जाएगा 36 बराबर 0। अब 36 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के, वर्ग उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल, और बच्चों 36 का वर्गमूल होता है +-6। जिनको नहीं पता वो समझ लो, क्योंकि 6 का गुणा 6 में करेंगे तो भी 36 आएगा, और -6 का गुणा -6 में करेंगे तो भी 36 आएगा, दोनों कंडीशन 36 आएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा +-6। दोस्तों अब हम आ गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति पे, जिसमें यहां पे आपको y की वैल्यू दी है √e⁻x, और इसका इन्होंने पूछा है कि भाई आप इसका डिफरेंशिएशन बताइए, अवकलन बताइए। देखिए बड़ा आसान है। देखिए आप ये सोचिए कि ये है ही नहीं, इसकी जगह आपका t है, तो t का क्या होता है 1/2 t का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है √t का वो 1/2, तो अपन यही का यही लिख देंगे और साथ में लिख देंगे 1/2 जो t का मान है। आई बात समझ में? अब जिसको t माना था उसका करेंगे, मतलब किसका करेंगे, जिनको बहुत गजब की प्रैक्टिस है वो चुटकी में कर लेंगे, e⁻√x का। अब बच्चों हम जानते हैं कि e की पावर अगर हमसे कोई t का पूछे तो e की पावर t का e की पावर t ही होता है, तो e की पावर √x का e की पावर √x ही हो जाएगा। और फिर हम लास्ट किसका करेंगे √x का। देखिए ये तो एक छोटी सी हेल्प है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने साल भर पढ़ाई की है, मेहनत करी है, तो ये सवाल कुछ आपके लिए है नहीं खास। e⁻, सब बच्चों से ये कहता हूं साल भर पढ़ाई करो, √x का 1/2 अब ये क्वेश्चन मुझे लगता है किसी गाइड वाइड में दिया होगा। चलिए तो ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, इसको आप इसमें नोट डाउन कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख ले, सारे क्वेश्चन बहुत शानदार हैं, और जो बच्चे साल भर से पढ़ते हैं आप जरूर बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ है एग्जैक्टली। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी है, प्रति सेकंड r के सापेक्ष पूछी है। तो देखिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है a बराबर πr², परिवर्तन की दर मतलब अवकलन dA/dr। अब देखो बच्चों पाई तो अचर है तो वो तो बाहर हो जाएगा, और r² का 2 आगे आ जाएगा तो इसका हो जाएगा 2πr। अब इसमें ने r का मान दिया है 5, तो 2π और r का मान 5, 5 दूनी 10 पाई। अच्छा इतना अकेला नहीं लिखना वरना बैंड बच जाएगी, आपको नंबर कट सकते हैं आपके निश्चित ही। dA/dr, देखो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, जल्दी से बताओ। देखो लिखा है ना सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर², और dr का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा cm²/सेंटीमीटर। मात्रक जरूर लिखना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, और अगर नहीं लिखा तो टेंशन मत लेना ज्यादा, है ना, अब वो तो पेपर हो गया है, हो सकता है मिल भी जाए नंबर। चलो इसमें इन्होंने समाकलन पूछा है sin इनवर्स x का प्लस cos इनवर्स x का। अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति का ज्ञान है तो आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू होती π/2। अब बच्चों π/2 तो अचर है, तो π/2 बाहर हो जाएगा,
तो dx का आपका हो जाएगा x, तो ये आ गया आपका पाई x बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन क्या भर देंगे, पाई x बाई 2। आगे बढ़ते हैं, तीन कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्विच अचरों की संख्या। अब देखिए तीन कोटि का अवकल समीकरण है, लोगों को लगा कि यार तीन कोटि का है तो चार स्विच अचर होंगे, लेकिन लोगों ने यह समझा ही नहीं कि यहां क्या लिखा है, विशिष्ट स्पेसिफिक सॉल्यूशन लिखा है दोस्तों। स्पेसिफिक सॉल्यूशन में स्विच अचर नहीं होते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब आ जाएगा 0। अगला है त्रिभुज की तीनों भुजाओं क्रम से लेने पर उनका सदिश योग होता है 0 होता है। सबको पता है कि अगर हम एक त्रिभुज बनाएं, है ना, और A से अगर हम B जाएं तो AB वेक्टर, फिर B से अगर हम C जाएं BC वेक्टर, फिर C से हम A जाएं तो वापस हम A पे पहुंच गए, तो विस्थापन 0 हो गया। तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इज इक्वल टू 0। पर यहां पे लोगों ने 0 वेक्टर नहीं लगाया, कि मैंने क्लास में ही बताया था कि बेटा 0 वेक्टर लिखना योग है, तो इसका सही जवाब 0 नहीं 0 वेक्टर है। ये वीडियो बहुत जरूरी है बच्चों को देखना। एक्स वाई जेड अक्षों की दिक् कोसाइन होती है, काफी सारी पूछा है, तो एक्स अक्ष की दिक् कोसाइन होती है 1 0 0, वाई अक्ष की 0 1 0 और जेड अक्ष की 0 0 1। ये तीनों लिखना था, एक्स वाई और जेड अक्ष कोसाइन क्रमशः होती हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब ये है e टू द पावर एक्स एफ एक्स। अब वैसे कई लोगों को ये पता होगा पहले से, जिनको नहीं पता वो देख लो। देखो बच्चों, सबसे पहले समझो कि हम इसको अलग अलग करेंगे, मतलब एफ एक्स और e टू द पावर एक्स अलग इंटू कर दिया है अंदर, ठीक है, और इसमें भी सेम एफ डैश एक्स ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब इसको अपन खंडशः समाकलन के सूत्र से अलग करेंगे। पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, जिसमें पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन। अब बच्चों इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ये ज्यों का त्यों रहेगा। यहां पे दोस्तों एफ एक्स का समाकलन आ जाएगा एफ डैश एक्स, ई की पावर एक्स का समाकलन आ जाएगा ई की पावर एक्स, ये हो जाएंगे कैंसिल, और ये बस बचता है एफ एक्स ई की पावर एक्स। जिसने निरसन पढ़ा है उसको डायरेक्ट ही पता रहेगा, तो इसका आप ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स लिख दीजिएगा, इसका सही हो जाएगा ई की पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब आ गए हैं आपके फेवरेट पार्ट पर, जो कि है सही जोड़ियां बनाइए। भाई सही जोड़ियां सबकी अच्छी बढ़िया बनती हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कोई दिक्कत, जैसे tan x का आप ढूंढ रहे होंगे log sec x, कि भाई log sec x कहां है, नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, tan x का माइनस log cos x हो गया। कैसे समझो जरा इस बात को, जैसे कि ये लिखा आपका log sec x, ठीक है, इसको आप लिख लो log 1 अपॉन cos x, फिर log 1 माइनस log cos x। बहुत अच्छा पेपर है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये log cos x पेपर है यार भाई, शानदार पेपर है ना। बाकी सही जोड़ी मिल ही जाती कैसे भी करके। cot x का अपना log sin x सही है, ठीक है। sec x का अपना क्या है, log sec x प्लस tan x, है ना। cos x का अपना क्या है, log cos x माइनस cot x। सबसे अच्छी की बात लगी कि रिपीट टेलीकास्ट नहीं किया पेपर में। फिर जैसे वो अंडर रूट वाले पूछते हैं, मतलब वो टफ होते हैं, इजी होते हैं। ये आ जाएगा आपका cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बच्चे को पता क्या होता है, cos 2x, तो ये आपका v आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ sin 2x का अवकलज, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो sin 2x का वो cos 2x, फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो जो बची क्या, यही तो बचा बेचारा, है ना। कितनी अच्छी बात है कि 5 6 इस तरफ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरफ है, तो कोई मतलब 1 2 अगर गलत होने के चांस हैं भी तो भी नहीं होंगे, तो सही जोड़ नंबर पूरे मिले गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब देख लेते हैं हम एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। इसका पहला सवाल है तुच्छ संबंध किसे कहते हैं। लगभग किसी पे ही नहीं बना है ये। देखिए अगर आप नोट्स पढ़ते तो आप पे बनता, मैंने ही बताया हुआ है, ध्यान से देखिए। इसके पहले आपको यह समझना होगा कि रिक्त संबंध क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास एक समुच्चय है A 1 2 3 और एक समुच्चय है B 1 2 3। अब एक संबंध है कि y बराबर x -5, एक रखेंगे तो 1 - 5 क्या हो जाएगा, -2, सॉरी -4 है नहीं यहां, 2 - 5 -3 है नहीं यहां, 3 - 5 -2, तो किसी भी अवयव का संबंध किसी भी अवयव से नहीं बन पाएगा।
तो जब डोमेन के किसी अवयव का संबंध कोडोमेन किसी भी अवयव से नहीं बन पाता तो हम ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है, अब समझो सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। सार्वत्रिक संबंध इसी को अपन समझते हैं। देखिए हमारे पास यहां पे इसके अवयव हम थोड़े बदल देते हैं। इसके अवयव हम कर लेते हैं 0 1 और संबंध हम जो नया बनाते हैं कि y बड़ा है या बराबर है x के। ठीक है, बड़ा वाले भी चलेंगे। तो अब देखो 0 से कौन बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 भी बड़ा है, 3, तीनों से संबंध बन गया। 1 से 1 बराबर है तो संबंध बन जाएगा, और 2 बड़ा है और 3 है तो सारे अवयव संबंधित हो गए। इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक संबंध। तो जब किसी संबंध में डोमेन का कोई भी अवयव कोडोमेन के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होता तो उसे रिक्त संबंध कहते हैं। जब डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन की प्रत्येक अवयव संबंधित होता है तो उसे सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। और रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध दोनों को हम तुच्छ संबंध कहते हैं। भाई जो यूट्यूब पे सॉल्यूशन डाले उनमें भी नहीं बता रहा, वही बात है, इसका आप कमेंट कीजिए, इसका आप कमेंट कीजिए, इसलिए मैंने ये सॉल्यूशन बनाया तरेट बनाने का मेरा मन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं अगर आप एक सिंपल भी लिख देंगे कि रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध दोनों को तुच्छ संबंध के तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। मैंने परिभाषा ये रहेगी कि जब डोमेन का कोई भी अवयव कोडोमेन किसी भी अवयव से संबंधित ना हो तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। जब डोमेन का प्रत्येक अवयव कोडोमेन के प्रत्येक अवयव से संबंधित हो तो इससे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। और इन दोनों संबंधों को मिलाकर इन दोनों संबंधों को ही हम तुच्छ संबंध कहते हैं। अगर सिंपली भाषा में अगर आपको शॉर्ट करना है तो ऐसा संबंध जिसमें डोमेन का कोई अवयव कोडोमेन संबंधित ना हो या डोमेन के सभी अवयव कोडोमेन के सभी अवयव संबंधित हो तुच्छ संबंध कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको हेल्प हुई होगी इस वीडियो से। अगर हेल्प हुई है तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। आगे आ जाते हैं। साइन इनवर्स 1/2 तो बन ही जाएगा। साइन का मान 1/2 कब होता है आपको पता है, 45 अंश में, मतलब π/4। तो ये बड़ा आसान था। स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं सबको पता है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ होता है, जैसे ये मैंने बनाया है, ये स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ आव्यूह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सदिश का परिमाण पूछा i j k। भाई 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, जितने भी i j k का गुणा है 1i है 1j है 1k है उनका अंडर रूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1 + 1 + 1। तो इसका इजीली करनी 3 आ जाएगा, बहुत आसानी से सबने कर लिया होगा। यहां पे लिखा है a और b स्वतंत्र घटना। सबसे पहले ये समझ लो बच्चों कि अगर a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो pa सर्वनिष्ठ b बराबर pa × pb। ठीक है, pa सर्वनिष्ठ b बराबर pa × pb। pa आपका कितना है 0.3 है, pb आपका कितना है 0.4 है। तो ये 4 × 12 के हिसाब से 0.12 हो जाएगा। ये आपका आ गया pa सर्वनिष्ठ b। अब हमें क्या निकालना, हमें निकालना है pb/a। अब देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही आए ऑब्जेक्टिव में। यहां आ गया आपका pa, a बटे में तो ऊपर तो सर्वनिष्ठ आता है, ये सर ने पहले ही पढ़ा दिया था कि ऊपर तो हमें सर्वनिष्ठ आता है। 0.12 pa है 0.3, तो ये 12 में 3 का भाग जाएगा 4 जाएगा तो 0.4 इसका सही जवाब आ जाएगा। आई होप आप सभी लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल सही लिखा होगा 0.4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखिए सेक इनवर्स x + cos इनवर्स x क्या होता है। पेपर ने मुझे बहुत इंप्रेस किया है, अच्छा पेपर आया है। सेक इनवर्स x + cos इनवर्स x cos 90, ये 90 होता है इसकी वैल्यू, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। चिंता मत करो, सारे सॉल्व करके दिखाएंगे। एक उत्पाद की x इकाइयों में कुल आय दी हुई है और पूछा है सीमांत आय। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए भाई साहब, मैं तो खुद बोल रहा हूं कि हाँ यार, लेकिन आप एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिल सकता आपको जो अभिषेक सर ने ना कराया हो भाई साहब। 3 दूनी 6x, 36x का 36 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। ये आपकी कहलाती सीमांत आय। अवकलन किया है, जिनको नहीं पता कि सीमांत आय माने अवकलन, वो समझ लो rx का अवकलन करोगे तो सीमांत आय कहलाएगी। 2 आगे जाएगा, 2 3 6, 36 36 और 5 का तो 0 होता ही है। अब x का मान दे दिया है 15, रख दो भैया। 15 छक्के कितना होता है सबको पता तो है 90, तो 90 + 36 126। तो और सीमांत आय रुपए में ज्ञात करें तो 156 रुपए हो जाएगी आपकी सीमांत आय। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाते हैं अपने सत्य असत्य। पहला सत्य सत्य है कि इस अवकल समीकरण की कोटि 2 है। बहुत सिंपल है, हाँ 2 बार अवकलन किया है तो कोटि 2 है, तो ये अपना सत्य आ जाएगा।
अगला, इन दोनों के बीच का कोण बोला 60 अंश है। कोई बात नहीं, कोण निकाल लेते। कोण निकालने के लिए हमें 3-4 चीजें चाहिए। सबसे पहले ए और बी के परिमाण 1 1 1, तो ये उसका करीनी 3 अभी करके दिखाया था। ये भी 1 1 1 1 है, तो उसका भी करीनी 3। जल्दी कर रहा है यार भाई। अब हमें निकालना है ए डॉट बी, मतलब ए का बी में इंटू करना है, तभी तो कोण निकलेगा। ए डॉट बी, आई का आई में हो जाएगा 1, जे का माइनस जे में हो जाएगा -1, और के का के में हो जाएगा -1। ठीक है, तो ये 1 -1 हो जाएगा, यहां -1। अब बच्चों यहां पे कई लोग बहुत बड़ी गलती करने वाले, उनको लगेगा ये और क्या चल रहा है। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। चूंकि इन्होंने बताया नहीं कौन सा कोण, तो अपन न्यून कोण ही मान के चलेंगे, इसलिए अपन ने मॉड लगा लिया, वरना नहीं भी लगाएंगे। तो ये -1 है इसकी वैल्यू, और ये करीनी 3 और करीनी 3। बच्चों करीनी 3 क्या होता है? 3। तो 1/3 आ गया, मॉड लगने से माइनस अलग हो गया। हम भी जानते हैं कि अगर cos थीटा बराबर 1/3 है, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 1/3 आएगा, जो कि 60 का मान नहीं होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका असत्य। बहुत बढ़िया यार, हम कह रहे होशियार बच्चा भी इसको बहुत स्पीड में करना पड़ेगा, लेंथी बहुत पेपर है, अच्छा पेपर है, ऐसे पेपर आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण का समाकलन गुणांक इन्होंने बोला है कि बार -1 देख लेते, तुलना कर लेते हैं। dy अपॉन dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तुलना करेंगे तो p की वैल्यू है पी वाई, यहां -y है, तो p की वैल्यू आ जाएगी -1। अब समाकलन गुणांक का सूत्र होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। बच्चों -1 का जो इंटीग्रेशन है वो जाएगा -x, तो वाकई में समाकलन गुणांक जो है, जिसको हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, वो e की पावर -x आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला आपका सत्य हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये लिखा है एक आच्छादक फलन है यदि f का परिसर y है। देखिए आच्छादक क्या है, उसमें कोई छूटे ना। जैसे अपने पास एक फलन है 1 2 3, और ये 1 2 3, तो ये कहलाता है डोमेन, ये कहलाता है कोडोमेन। मान लो 1 का संबंध 1 से, 2 का संबंध 2 से, और 3 का संबंध भी 2 से, तो कोडोमेन में से जो 1 और 2 है वो आपकी कहलाती रेंज, हिंदी में कहते परिसर। रेंज कहलाते हिंदी में कहते परिसर। अब बच्चों अगर सोचो कि कैसे भी करके 3 का संबंध 2 से ना होगे 3 से ही हो जाता, तो हम देखते हैं कि कोडोमेन में कोई रह नहीं गया, और अगर कोडोमेन में कोई नहीं रह गया, पूरे सब हो गए, तो यह आच्छादक कहलाएगा। तो आच्छादक की शर्त ये है कि जो 1 2 3 आपका रेंज है वो पूरी की पूरी डोमेन हो, तो सॉरी कोडोमेन हो। तो अगर कोडोमेन और रेंज बराबर होती है तो हम कहते हैं कि फलन आच्छादक। यहां पे लिखा है कि ये कोडोमेन है और परिसर भी बाय के बराबर, तो आच्छादक फलन है, तो ये सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये सवाल पूछा है tan इनवर्स 1/2। सबसे पहले हम आपको फॉर्मूला लिख देते हैं, वैसे तो भाई पता होना चाहिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x5। 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इन दोनों को जोड़ेंगे 1/2 1/3, तो आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। यहां देखो लघुत्तम लेंगे, 1 एकम 1, 2 3 6। ठीक है, ये आपका हो गया बेटा tan इनवर्स। 3 2 5/6, 6 एकम 6 में से 1 गए, ये भी 5/6, ये कैंसिल होगा, 1 आ गया। अब आपको मुझे बताना है कि tan का मान 1 कब होता है? 45 अंश में होता है, मतलब π/4। पर इनका तो अलग ही वो चल रहा है, तो अपना तो π/4 आ गया, तो ये वाला भी हो जाएगा आपका असत्य। अन्य वीडियो के चक्कर में ना पड़े, बहुत गलत बताया हुआ है। जल्दी जल्दी के चक्कर में रहते हैं सब लोग। हमारी तबीयत खराब हो गई थी भाई, आज सही हुई है, आज वीडियो डाला है। अगला है ए बी की कोटि पूछी हुई। सबको पता है कि अगर ये m क्रॉस n है, n तो n से n कैंसिल हो जाता है, ट्रिक मैंने बताई हुई है, और m क्रॉस p आ जाएगा। सही भी है उनका, तो सत्य हो गया। लो भैया आगे देख लेते हैं। जो भी कंसेप्ट है आपने पढ़े हुए हैं, आप पेपर का सोल्यूशन। चलिए तो वीडियो खत्म। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इनको लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। मैंने सोचा है कि CUET की जो पिछली साल मैथ्स आई थी वो मैं आपको एक ऐसा वीडियो करा दूं, लेकिन पहले उसके लिए आपका रिस्पॉन्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।